नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज हम मॉडल पेपर की बात करेंगे आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट की, जो महत्वपूर्ण आपके ऑनलाइन एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। इसके पहले भी आपका मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक आपको दे दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और 7 PM में जो पहला पार्ट है आपका, उसका हम लाइव क्लास करेंगे, जो 30 अंक का आना है। तो 7 PM की लाइव क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एमनियोसेंटेसिस एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है उल में अमीनो अम्ल के आकलन में, उल्च में परिमाण माप में, गर्भ के लिंग निर्धारण में, गर्भ की स्थिति निर्धारण में। तो एमनियोसेंटेसिस एक तकनीक होती है जिसका उपयोग किया जाता है, इसमें किया जाता है गर्भ के लिंग निर्धारण में किया जाता है। एमनियोसेंटेसिस एक जन्म पूर्व रोग लक्षण संबंधी तकनीकी है। गर्भाधारण की प्रारंभिक अवस्था में ही माता के गर्भ में भ्रूण के चारों ओर उपस्थित एमनियोटिक द्रव की कुछ मात्रा भ्रूण को सुरक्षित रखते हुए सुई से निकाल ली जाती है और इस द्रव में भ्रूण के गुणसूत्रों का अध्ययन किया जाता है और इससे गर्भ का लिंग निर्धारण कर सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न है कि हृदय का गति कारक कहाँ स्थित होता है? दाहिने आलिंद की भित्ति में, आंतरिक आलिंद पट्टी में, अंतर्निलय पट्टी में या बाएं आलिंद की भित्ति में होता है। तो हृदय का गति कारक कहाँ स्थित होता है, सभी लोग बताइएगा। तो वह आपके दाहिने आलिंद की भित्ति में होता है। हृदय का प्रत्येक स्पंदन या संकुचन की लहर जो है दाहिने आलिंद में स्थित एक निश्चित बिंदु से आरंभ होती है, जिसे गति प्रेरक या पेस मेकर या संकुचन केंद्र या सिरा अलिंदा पर कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत अंग पाए जाते हैं। विद्युत अंग किसमें पाए जाते हैं? तो आपके रे मछली में, टारपीडो या विद्युत रे में कुछ पेशियां विद्युत अंग का निर्माण करती हैं और विद्युत झटका देती हैं। तो विद्युत रे मछली की बात करेंगे। अगला, बाह्य कण विशिष्ट गुण होते हैं। स्तनियों में, सरीसृपों के, उभयचर वर्ग के या मत्स्य के होते हैं। सभी कमेंट कीजिएगा। तो बाह्य कण विशिष्ट गुण किसमें होते हैं? तो आपके स्तनियों में होते हैं। स्तनधारियों में बाह्य कण छिद्र एक बड़ी मांसल या उपस्थ्यमय पिन्ना से ढका होता है और यह ध्वनि तरंगों को रोकने का कार्य करती है। अगला, उत्परिवर्तन जो होता है ये किसे कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन जो होता है यह अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन को कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जीन या गुणसूत्र की रचना में आकस्मिक तथा अपने आप होने वाले परिवर्तनों को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं और उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइडों के क्रमों में बदलाव से प्रोटीन के अमीनो अम्लों के क्रम में भी यह परिवर्तित हो जाता है। इसी के साथ प्रोटीन में परिवर्तन होने से उस जीव की रचना व कार्य में भी अंतर आ जाता है। तो उत्परिवर्तन किसको कहा जाता है? अनुवांशिक गुणों में परिवर्तन को कहा जाता है। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, रैनवियर की गांठ देखी जा सकती है। तो रैनवियर की गांठ जो है किस में देखी जा सकती है? तो आपके अक्षतंतु एक्सॉन में देखी जा सकती है। डी ऑप्शन जो दिया गया है सही हो जाएगा। देखिए, अक्षतंतु एक्सॉन जो होता है, इससे बने तंत्रिका तंतु पर माइलिन खोल या न्यूरिलेमा खोल जो है चढ़े रहते हैं और माइलिन खोल जो होता है एक्सॉन झिल्ली के बाहर स्थित होता है। किसके होता है? एक्सॉन झिल्ली या अक्षतंतु के बाहर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रक्रिया में ध्रुव कोशिकाएं बनती हैं? तो जो ध्रुव कोशिकाएं होती हैं वह आपके अंडजनन, या ध्रुव कोशिकाओं का निर्माण अंडजनन के समय होता है और प्रथम परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप एक द्विगुणित प्राथमिक अंडक कोशिका
2 अंगुली समान संसदीय कोशिका में विभाजित होती है। इसमें पहली जो होती है वह बड़ी द्वितीयक अंडक कोशिका होती है तथा छोटी जो होती है वह प्रथम ध्रुव कोशिका। और द्वितीयक परिपक्वन विभाजन में क्या होता है, द्वितीयक अंडक कोशिका विभाजित होकर अंडाणु तथा द्वितीय ध्रुव कोशिका बनाती है। तो अंडजनन की बात करेंगे। एनीलिडा के विपरीत प्लेटीहेल्मिन्थेज क्या दर्शाता है, तो यह दोस्तों आपका देह गुहा की अनुपस्थिति को दर्शाता है। एनीलिडा में देह गुहा उपस्थित होती है और जबकि प्लेटीहेल्मिन्थेज में देह गुहा अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है, धूम्रपान व्यसन हानिकारक है क्योंकि इससे बहुचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पैदा होते हैं जिनसे होता है। तो इनसे क्या हो जाता है, इनसे जो है कैंसर होता है। तंबाकू के धुएं में जो होता है या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है। कोई भी ऊतक जो लगातार धुएं के संपर्क में रहता है उसमें अस्वास्थ्यकर परिवर्तन आ जाते हैं जिससे कैंसर भी उत्पन्न हो सकता है। अगला प्रश्न है जो आपके ऑलरेडी स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न क्या पूछा जा रहा है ये देख लेते हैं, आपका फीडबैक जान लेते हैं। एक समान सी जिसका पिता वर्णन था, इसका विवाह एक समान पुरुष के साथ हुआ, इनके पुत्र कैसे होंगे। एक स्त्री जो है जिसका पिता वर्णान था, यहाँ पे स्त्री लिखा हुआ है, ठीक है, तो मिसप्रिंट हुआ है। एक समान स्त्री जिसका पिता वर्णान था वह वर्णांधता की वाहक होगी। इस प्रकार इनके जो है 50% पुत्र जो है वर्णांध होंगे। जो बी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाए। अगला, हृदय निस्पंदन उत्पन्न होता है, तो हृदय विस्पंदन उत्पन्न होता है किसमें, पेस मेकर से होता है। पेस मेकर या गति प्रेरक द्वारा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रेशम कीट यहाँ पे कौन सा होगा, तो रेशम कीट जो हो जाएगा शलभ। रेशम कीट शलभ या मोथ जाति का कीट होता है और अपने जीवन वृत्त में अपनी ग्रंथियों से एक महीन चमकीले एवं अत्यधिक लंबे धागे का निर्माण करता है और इसी धागे से रेशम बनता है। अगला, मानव में पीत ज्वर के विषाणु का वाहक कौन होता है, तो मानव में पीत ज्वर के विषाणु वाहक जो होता है वह होता मच्छर। पीत ज्वर या अरबो विषाणु अरबो वायरस का द्वारा होता है और यह क्यूलेक्स या एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। इसमें सिर दर्द, ज्वर, त्वचा का रंग पीला आदि हो जाता है। अगला प्रश्न है, कान के पर्दे को क्या कहा जाता है। जो कान के पर्दे होते हैं, कहते हैं तेज आवाज में मुझे मत सुनाओ मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, तो वही कान का पर्दा क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइएगा, फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कान का पर्दा कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, बाह्य कर्ण गुहा के भीतरी सिरे पर कर्णपटय नामक मजबूती झिल्ली होती है और जो मध्य कर्ण गुहा को बाह्य कर्ण मीटस गुहा से अलग करती है और टिम्पैनिक झिल्ली को कान का पर्दा भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन सही कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु के गुणसूत्र की प्रतिकृति के दौरान डीएनए संश्लेषण का आरंभ एक प्रकृति यानी डुप्लीकेशन आरंभ स्थल से होता है तथा यह क्या होता है, यह स्थल की एक दिशा में चलता है। द्वैदेशिक रूप में यह टोलेमरेस द्वारा या इनमें आरएनए प्राइमर निहित होते हैं। कौन सा होगा, देखिए दोस्तों, जीवाणु में डीएनए प्रतिकृति सदैव एक निश्चित स्थान पर प्रारंभ होता है,
जिसे हम प्रकृति आरंभ कहते हैं। रिप्लिकेशन और ऑर्गेन की बात करते हैं। जीवाणु में केवल एक प्रतिकृति आरंभ होता है जो एक दिशा में चलता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन कि यह स्थल की एक दिशा में चलता है, तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। मनुष्य के वातावरण को सुधारने से जो है आपका नस्ल सुधर जाता है। देखिए दोस्तों, मनुष्य के वातावरण को सुधारने से नस्ल सुधारना क्या कहलाता है? आपका यूथेनिक्स। यूथेनिक्स मतलब सुजीवन विज्ञान। यूथेनिक्स मनुष्य की आधुनिक पीढ़ी को उत्तम वातावरण द्वारा सुधारने की विधि है, जबकि सुजनकी जो होता है यूजेनिक्स जो दिया गया है, यूजेनिक्स को ही सुजनकी बोला जाता है। इसके अंतर्गत आनुवंशिकता के सिद्धांतों पर भावी पीढ़ियों को सुधारने का प्रयत्न किया जाता है। और जो यूफेनिक्स होता है, यूफेनिक्स के अंतर्गत आनुवंशिक बुराइयों को जीन अभियांत्रिकी या चिकित्सा उपचार द्वारा बदलने की चेष्टा की जाती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा यूथेनिक्स आपका सही हो जाएगा। अगला है ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑरिजिन ऑफ लाइफ ये दोस्तों जीवन की उत्पत्ति में छपवाई है और ओपेरियन द्वारा ये लिखी गई है। AI ओपेरियन द्वारा जो है ऑरिजिन ऑफ लाइफ नामक पुस्तक लिखी गई है। और ये कब लिखी गई है? 1936 में लिखी गई है। इन्होंने जीवन के उत्पत्ति के संबंध में जीव रसायन विकास मत जो है प्रस्तुत किया है। किसकी बात करेंगे? ओपेरियन दो की बात कर रहे हैं। इनमें से कौन सा अर्थोपोडा संघ में सम्मिलित होता है? देखिए दोस्तों, जो आपका सिल्वर फिश होता है यह अर्थोपोडा संघ का जंतु है। और स्टार फिश जो होता है यह इकाइनोमर्डेटा का है। और जो गोल्ड फिश होता है यह पिसीज का है। और कटल फिश होता है मोलस्का का जंतु कहलाएगा। तो अर्थोपोडा जो हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? सिल्वर फिश। इसके बाद अगला प्रश्न है, यदि एक अधिरक्त स्त्रावक पुरुष एक समान स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतान क्या होगी? यदि एक अधिरक्त स्त्रावक इमोफिलिक पुरुष जो है एक समान स्त्री से विवाह करता है तो उनकी संतान होगी। तो उनकी संतान जो होगी वह सभी समान होगी। क्यों सभी समान होगी? क्योंकि हीमोफीलिया एक लिंग संलग्न रोग होता है। इसका जीन X गुणसूत्र पर स्थित होता है। जब एक हीमोफिलिक पुरुष एक समान स्त्री से विवाह करता है तो उनकी संतानें सभी समान पैदा होंगी। और इस प्रकार इनके 50% की बात करेंगे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सभी समान की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, अपरास्तनी के अंडाणु कहे जाते हैं। तो अपरास्तनी के अंडाणु जो होते हैं उनको क्या कहे जाते हैं? तो उनको दोस्तों अल्पपीतकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्पपीतकी। जैसे अपरास्तनी, हाइड्रा हो गया, ठीक है, ये इसके जो है एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, पैराथार्मोन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो पैराथार्मोन की कमी से जो होने वाला रोग होता है वह आपका टिटेनी होता है। जी हाँ, पैराथार्मोन के अल्प स्त्रावण से टिटेनी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है? पेशियों एवं तंत्रिकाओं में उत्तेजना अधिक होती है, जिससे पेशियों में ऐंठन और फड़कन होने लगता है। और विशेषकर ऐच्छिक पेशियों में लंबे समय तक जो है संकुचन होता है। मनुष्य में पैराथार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो पैराथार्मोन की कमी से जो है
ये दोस्तों पैराथर्मोन जो होता है बाल्यावस्था में कमी होने पर मस्तिष्क, हड्डियां एवं दांत अल्प विकसित रह जाते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिया क्या कहेंगे यहाँ पे? हाइपोकैल्सीमिया इसे कहा जाता है। हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है, ना कि हाइपर, ठीक है। तो बी ऑप्शन को यहाँ पे करना है। हेनले पास की आरोही भुजा किसके लिए पारगम्य होती है? तो ये दोस्तों आपके Na+। हेनले के लूप की आरोही शाखा चौड़ी भित्ति के साथ जल के लिए अपारगम होती है, परंतु नलिका भित्ति से सक्रियता से सोडियम का वृक्क के मेडुला में यह गमन करती है और सोडियम पंप के कारण बढ़ी समसानता जल को यह आरोही शाखा में निकाल देता है। अगला है डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका कौन सी हो जाएगी? तो डायफ्राम से संबंधित जो तंत्रिका आपकी यहाँ पे कहला जाती है और आपकी कहला जाएगी फ्रेनिक। डायफ्राम फेफड़ों को वेंटिलेशन में सहायता करती है और फ्रेनिक जो होता है यह डायफ्राम से संबंधित तंत्रिका होती है। निसल के कण पाए जाते हैं किसमें पाए जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो निसल के तंत्र जो है आपके तंत्रिका कोशिका में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मस्तिष्क में गंध का ज्ञान केंद्र होता है। तो मस्तिष्क में गंध का ज्ञान केंद्र कहाँ पर होता है? तो यह आपके दोस्तों घ्राण पालिया में। घ्राण पालियां जो होती हैं प्रामस्तिक गोलार्ध का भाग होता है। यह सुगंध प्रतिवेदन से संबंधित है। तो घ्राण पालियों की बात करेंगे। अनुमस्तिष्क का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो अनुमस्तिष्क का जो प्रमुख कार्य होता है वह होता है सुनना। घ्राण पालियां जो होती हैं यह प्रमस्तिष्क गोलार्ध का भाग होता है, लेकिन अनुमस्तिष्क जो होता है सेरिबलम की बात कर रहे हैं। पॉन्स बैरोली या मेडुला ऑब्लोगेटा के पृष्ठ पर स्थित होता है। यह दो अनुमस्तिष्क गोलार्धों में विभाजित होता है जो संकीर्णित अयुग्म मध्यपाली वर्मिस से जुड़े रहते हैं। और अनुमस्तिष्क जो है संतुलन, अनुरक्षण, पेशी समन्वय और पेशी टोन के लिए यह उत्तरदायी होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? आपके संतुलन की बात करेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन। सुनना नहीं होगा, ना ही स्मृति होगा, ना ही देखना होगा। यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अनुमस्तिष्क का जो कार्य होता है वह होता है संतुलन का। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है अमाशय में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं HCl का स्रावण करती हैं? तो ये हमारी कहला जाती हैं अम्लजन कोशिकाएं। अमाशय अंडाकार थैलीनुमा होता है और अमाशय की श्लेष्म कला में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनमें उपस्थित ऑक्स्टिक या पेराइटल कोशिकाएं जो होती हैं HCl का स्रावण करती हैं। तो हम बात करेंगे अम्लजन कोशिकाओं की। मादा मानव में जन्म के समय 20 लाख अंडे होते हैं। जी हाँ, मादा मानव में जन्म के समय जो होता है 20 लाख अंडे होते हैं और पूर्ण जनन अवधि में इनमें से कितने परिपक्व होते हैं? तो लगभग आपके 3 से 5 लाख गैफ्रियन पुटिकाएं होती हैं इनमें और किशोरावस्था के समय केवल 34,000 पुटिकाएं होती हैं ही बचती हैं इसमें, शेष सभी नष्ट हो जाती हैं। और एक स्त्री के पूरे जनन काल में केवल 500 पुटिकाएं ही परिपक्व होती हैं। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ठीक है, वह हमारा सही हो जाएगा। अगला है आधुनिक मानव की उत्पत्ति के संबंध में दो विपरीत दृष्टिकोण हैं। एक दृष्टिकोण के अनुसार एशिया में होमो इरेक्टस आधुनिक मानव के पूर्वज थे। यद्यपि DNA की विभिन्नताओं का अध्ययन आधुनिक मानव की उत्पत्ति अफ्रीका से दर्शाता है। तो DNA की भिन्नताओं से संबंधित कौन सा परीक्षण यह दर्शाता है? सभी लोग बताइए।
तो वह परीक्षण हमारा हो जाएगा एशिया की अपेक्षा अफ्रीका में अधिक विभिन्नताएं हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, विटामिन B12 के सर्वाधिक भरपूर स्रोत क्या होंगे? तो विटामिन B12 जो है पौधे में नहीं पाया जाता है, यह स्पाइरुलिना नामक शैवाल से प्राप्त होता है। इसका प्रमुख स्रोत होता है आपका कह सकते हैं स्पाइरुलाइना ऑलरेडी दिया गया है और इसके प्रमुख स्रोत यकृत, दूध, अंडा, मछली, बकरी का जिगर आदि। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगला, डी व्रीज ने जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत प्रतिपादित किया है जब वह कार्य कर रहे थे। कौन सा कार्य कर रहे थे? ओइनोथीरा लैमार्कियाना पर कार्य कर रहे थे। सी वाला जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। हीगो डी व्रीज ने एक पौधे में ओइनोथीरा लैमार्कियाना या शांध प्रिमरोस पर अध्ययन के दौरान आकस्मिक परिवर्तन के उत्परिवर्तन को कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक मिलान में एक विटामिन उसकी प्रकृति और उसके अभाव में होने वाले रोग को सही मिलाया गया है? हम देख रहे विटामिन ए, क्योंकि विटामिन जे होता है वसा में घुलनशील होता है। विटामिन एडक मतलब विटामिन A, D, E और K, ये चार है जो वसा में घुलनशील होते हैं। और विटामिन B और विटामिन C ये जल में घुलनशील होते हैं। तो पहला जो दिया गया विटामिन ए वसा में घुलनशील और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो जो पहला हमारा दिया गया है हमारा सही दिया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी घटना जैव विकास में डार्विन के सिद्धांत का समर्थन करती है? और वह घटना है पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीटों की प्रचुरता। कीटनाशी या पीड़कनाशी प्रतिरोधक कीटों की प्रचुरता डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का समर्थन करती है। ग्रहणी या ड्यूडीनम में विशिष्ट ब्रूनर ग्रंथियां होती हैं जिनसे दो हार्मोन निकलते हैं। और ये दो हार्मोन कौन से होते हैं? और ये जो दो हार्मोन होते हैं सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन की बात कर रहे हैं। तो जो बी ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। मेढक के टेडपोल में क्लोमो या गिल्स के पाए जाने के संकेत मिलता है, किसमें मिलता है? कि मेढक गिलयुक्त पूर्वजों से विकसित हुए हैं। मेढक के टेडपोल में क्लोमो या गिल्स के पाए जाने के संकेत मिलता है कि मेढक जो है गिलयुक्त पूर्वजों से विकसित हुई है। और ये सभी लोग जानते हैं कि वान वेयर के अनुसार जो है प्रत्येक प्राणी की भ्रूणावस्था उसके पूर्वजों की अवस्थाओं को दोहराती है। और अर्नेस्ट हैकल का कहना है कि प्रत्येक जीव का व्यक्तिव्रत उसके जातिव्रत की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ है जिसे यदि रुधिर में पहुंचाया जाए तो रुधिर में पहुंचने के स्थान पर रुधिर स्कंदन हो जाएगा? और यह कहलाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह निम्न में से कौन सा प्रमाण था जिससे यह संकेत मिला कि मानव का संबंध अन्य मानव भाव कापियों की अपेक्षा चिंपैंजी के साथ अधिक निकट का है? तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? वह होगा लिंग गुणसूत्रों, अलिंग सूत्रों, माइटोकांड्रिया से जो निष्कासित डीएनए का प्रमाण है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्रमाण हमारा यही है कि लिंग गुणसूत्र भी हैं, अलिंग जो सूत्र होते हैं, साथ ही साथ माइटोकांड्रिया से जो निष्कर्षित डीएनए हो, ये प्रमाण की बात करें। आनुवंशिकता के तथ्यों का उपयोग कर मानव जाति का उत्थान करने को क्या कहते हैं? तो मानव जाति के उत्थान को दोस्तों आपका सृजननिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सृजननिकी की बात करेंगे या सुजननिकी या सृजननिकी। ये वंशगति के नियमों का पालन करके मानव जाति के समाज को सुधारने के विज्ञान को ही सुजननिकी कहलाते हैं।
पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, तंत्रिका झिल्ली की विश्रामी अवस्था में यदि सांद्रण प्रवणताओं के कारण विसरण होने दिया जाए तो प्रवाह किस दिशा में होगा? तो यह प्रवाह दोस्तों K+ का कोशिका के अंदर की ओर होगा। जी हाँ दोस्तों, न्यूरॉन के अंदर एक्सोप्लाज्म में पोटेशियम प्रचुरता में होता है, परंतु क्लोराइड कम होना ही इसी प्रकार ECF में सोडियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट आयन प्रचुर मात्रा में होते हैं। अगला प्रश्न है, संयोजी ऊतक की मास्ट कोशिकाएं जो है किसमें होती हैं? तो ये दोस्तों आपके हिपैरिन तथा हिस्टामिन की बात करेंगे। हिपैरिन सीरोटोनिन तथा हिस्टामिन का स्त्रावण करती हैं और रुधिर को जमने से यह रोकती हैं। काकरोच, घरेलू मक्खी व मच्छर जो है इनमें से कौन सी एक समानता होती है? तो काकरोच, घरेलू मक्खी और मच्छर में कौन सी एक समानता होती है? शरीर का विभाजन सिरवक्ष एवं उदर में होता है और सिर और वक्ष प्रायः संगलित होकर सिरोवक्ष बनाते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से किस एक कोशिकीय जीव में पोषण हेतु दीर्घ केंद्रक तथा जनन हेतु सूक्ष्म केंद्रक पाया जाता है? और वह कहलाता है पैरामीशियम। जी हाँ दोस्तों, पैरामीशियम कोशिका जीव में पोषण हेतु दीर्घ केंद्रक तथा जनन हेतु सूक्ष्म केंद्रक पाया जाता है। वह कुल दाब प्रवणता जो द्रव के ग्लोमेरुलस से संपुट या कैप्सूल से निस्यंदन का कारण होता है वह है। वह कुल दाब प्रवणता जो द्रव के ग्लोमेरुलस से संपुट में निस्यंदन का कारण जो होता है, रीजन जो होता है, वह हमारा कहला जाता है 30 mmHg। यह दोस्तों देखिए दोस्तों, ग्लोमेरुलर निस्यंदन को छानने के लिए बल कोशिका जालक में उपस्थित रुधिर दाब जो होता है वह 70 mmHg जो होता है, वह प्लाज्मा प्रोटीन के ऑस्मोटिक दबाव जो होता है वह 30 mmHg होता है और संपुटी निस्यंदन दबाव 15 mmHg होता है और यह अंतर लगभग 25 mmHg होता है जिसे निस्यंदन दाब कहते हैं। जो सी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों, किसी एक रोगी के रक्त विश्लेषण में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असाधारण रूप में ज़्यादा पाई गई। रोगी जिस प्रदूषित वायु को सांस द्वारा भीतर ले रहा था उनमें निम्न में से कौन सी गैस की असाधारण रूप से ज़्यादा मात्रा थी? मतलब एक रोगी में विश्लेषण में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा असाधारण रूप से ज़्यादा पा गई, तो यह किस गैस के असाधारण रूप से ज़्यादा थी? वह थी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के प्रति बंधुता O2 की तुलना में 200 से 300 अधिक होती है और यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर स्थायी यौगिक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। इस प्रकार रोगी के रक्त में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की असमान मात्रा वायु में ज़्यादा CO की उपस्थिति को प्रदर्शित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की। आर्निथिन द्वारा चक्र निम्नलिखित में से कौन सा वर्ज्य पदार्थ रुधिर से हटाया जाता है? वह कहलाता है CO2 तथा अमोनिया। यूरिया का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। अगला प्रश्न है, जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना जो होता है उथला और धीमा हो जाता है, प्रभावित नहीं होता, धीमा और तथा गहरा हो जाता है, तीव्र और गहरा हो जाता है। तो जब रक्त में CO2 का सांद्रण बढ़ जाता है तब सांस लेना जो होता है वह तीव्र और गहरा हो जाता है।
क्योंकि रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता से श्वसन केंद्र अधिक उद्दीपित हो जाते हैं, जिसके कारण श्वसन गहरा एवं तीव्र हो जाता है, जिसे हाइपरनिया कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? हाइपरनिया कहा जाता है। थलीय प्राणी के लिए आवश्यक है कि वह, तो जो थलीय प्राणी होते हैं उनके लिए आवश्यक वह है कि जल का संरक्षण कर सके। तो जल का संरक्षण कर सके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है यूरिकोसर्जन इनमें से जो है किन में पाया जाता है? तो यूरिको जो उत्सर्जन जो है किस में पाया जाता है? आपके पक्षी, सरीसृप और कीटों में पाया जाता है क्योंकि यह जल के संरक्षण के लिए एक अनुकूल भी है। अगला है निम्नलिखित 5 कथन 1 से 5 में कौन से 3 कथन बेरी बेरी के संबंध में सत्य दिया गया है? 3 कथन बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखा जाए जो हमारा बेरी बेरी के संबंध में, यह एक न्यूनता रोग है जो थायमीन विटामिन बी की कमी से होता है। इसके बाद जो है आपका कौन सा दिया गया है? 4th नंबर, उन देशों में पाया जाता है जिनमें पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग किया जाता है और इनमें अंत में हृदयघात हो सकता है। तो जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है कि 2, 4, 5 वाला, तो यहाँ पे देखिए 2 एक न्यूनता रोग है जो थायमीन विटामिन बी की कमी से होता है और उन देशों में पाया जाता है जिनमें पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग किया जाता है और इसमें अंत में हृदयघात हो सकते हैं। वह है कि द्विनाम नामकरण में होते हैं, जीनस तथा स्पीसीज, जीनस तथा फैमिली, जीनस तथा सब फैमिली या स्पीसीज तथा सब स्पीसीज की बात करते हैं। तो द्विनाम नामकरण में क्या होते हैं? तो द्विनाम नामकरण में दोस्तों आपके जीनस तथा स्पीसीज होते हैं। जनसंख्या वृद्धि में तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन द्विनाम नामकरण में जो जीनस और स्पीसीज की बात करते हैं, इसमें कैरोलस लिनियम ने क्या किया है? द्विनाम नामकरण पद्धति प्रतिपादित की है। प्रश्न आ गया कि द्विनाम पद्धति या नामकरण किसने प्रतिपादित किया? तो कैरोलस लिनियस ने किया था और इसके अनुसार वैज्ञानिक नाम 2 शब्द वंश तथा जाति से मिलकर बना हुआ है। इन्हें इलेटिक में लिखते हैं या नीचे लाइन पर खींचते हैं, जैसे पाइरस और मैलस की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि विटामिन ई की कमी से क्या होता है? देखिए, विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह होता है, सभी लोग बताइए, नपुंसकता की बात करते हैं। और विटामिन सी के कमी से, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, पेलाग्रा होता है विटामिन B3 की कमी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों, जीन्स पाए जाते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, गुणसूत्र में या स्फीरोसोम की बात करेंगे, सभी बताइए। तो जीन्स जो है किसमें पाए जाते हैं? सभी लोग कमेंट कीजिए। तो जीन्स जो होते हैं किसमें पाए जाते हैं? गुणसूत्र में। जीन न्यूक्लिक अम्ल का वह भाग होता है जो एक आनुवंशिक लक्षण के लिए जिम्मेदार है और प्रत्येक जीन एक गुणसूत्र पर एक विशिष्ट लोकस पर स्थित होता है। और जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जोहनसेन ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जोहनसेन ने किया था, नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर है, बेहतरीन प्रश्न है, बेहतरीन फीडबैक करना सभी प्यारे मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं को जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% फतेह करना। यहाँ पे सभी कमेंट कीजिएगा। तो मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है एमनियोटिक गुहा में, पेरिटोनियल गुहा में, प्लूरल गुहा में या एलेंटाइस गुहा में सुरक्षित रहता है। तो मानव जो भ्रूण रहता है वह किस में सुरक्षित रहता है? किस गुहा में सुरक्षित रहता है? और वह हमारा कहलाता है एमनियोटिक गुहा। दोस्तों, परिवर्धन के समय भ्रूण एमनियान नामक भ्रूण कला से ढका रहता है और एमनियान भ्रूण के चारों ओर एमनियोटिक गुहा बना देता है जिसमें एमनियोटिक तरल भरा होता है और यह भ्रूण को आघातों से सुरक्षित रखता है। अगला प्रश्न जो दिया गया है ऑलरेडी आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न क्या दिया गया है आइए यहाँ पे रीड करते हैं और आपका फीडबैक जान लेते हैं। दोस्तों, CO2 के रुधिर में संचरण के लिए एंजाइम उपयोग में आता है, कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सी काइनेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज या इनमें से कोई नहीं।
तो CO2 के रुधिर में संचरण के लिए जो जो एंजाइम उपयोग में आता है वह हमारा कहला जाता है कार्बोनिक एनहाइड्रेट। सभी लोग जानते हैं 7% जो है CO2 का प्लाज्मा में घुलकर 23% CO2 का कार्बो हीमोग्लोबिन तथा 70% CO2 का रुधिराओं में सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट के रूप में परिवर्तित होता है। तो CO2 जल के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की उपस्थिति में कार्बोनिक अम्ल बनाती है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रोटीन का पाचन होता है इलियम में, मलाशय में, ग्रहणी में या अमाशय में होता है। तो प्रोटीन का पाचन किस में होता है, सभी बताइएगा। प्रोटीन का पाचन जो होता है सभी लोग बताइएगा, वह होता है ग्रहणी में। जी हाँ, छोटी आंत का पहला भाग ग्रहणी होता है और यह आहार नाल का मुख्य पाचक भाग भी होता है। अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि में पाई जाती है, वृक्क में पाई जाती है, थायराइड के निकट, मस्तिष्क में या अग्नाशय में पाई जाती है। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। तो पीनियल ग्रंथि जो है किसमें पाई जाती है, सभी कमेंट कीजिएगा। तो पीनियल ग्रंथि जो कहलाती है दोस्तों वह आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। यह मस्तिष्क के तृतीय निलय के पश्च भाग में स्थित होती है और मनुष्य में यह दोस्तों 7 वर्ष की अवस्था में नष्ट होना शुरू हो जाता है। इससे 3 हार्मोन मिलेटोनिन, सेरोटोनिन और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन जो होता है यह स्रावित होता है। तो कौन से 3 हार्मोन है वह आपका मिलेटोनिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया और एड्रीनोग्लोमेरुलोट्रोपिन की स्रावित होते हैं। ये 3 आपके हार्मोन्स हैं जो स्रावित होते हैं। हेनेल के लूप का कार्य क्या होता है, तो हेनेले के जो लूप का कार्य है मूत्र का प्रवाह, जल का संरक्षण, मूत्र बनाना या जल को छानना होता है। तो हेनेले के लूप का कार्य क्या होता है, तो हेनेले का लूप का कार्य जो होता है वर्क होता है वह होता है मूत्र को बनाना। हेनेले का लूप 2 भागों में एक अवरोही और आरोही भाग का बना होता है। यह वृक्क के मेडुला में स्थित होता है। अवरोही भुजा जल के लिए पारगम और आरोही भुजा अपारगम होती है। तो जो आपका अवरोही होता है वह क्या होता है, जल के लिए पारगम होता है, और जो अवरोही होता है वह भुजा आरोही जो भुजा होती है वह अपारगम होती है। तो अवरोही अपारगम, आरोही पारगम। अगला प्रश्न, प्रथम स्तनधारी क्लोन डाली को बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो TH मॉर्गन ने बनाया था कि आयन मिलट ने। जी हाँ दोस्तों, प्रथम स्तनधारी जो क्लोन डाली है यहाँ पे मिसप्रिंट डाली को बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था, आयन बिल्मट ने बनाया था। आयन बिल्मट तथा कीथ कैम्पबेल ने रोसलिन अनुसंधान संस्थान में मादा भेड़ की कोशिकाओं से डाली नामक प्रथम स्तनधारी क्लोन बनाया था। तो किससे बनाया था, मादा भेड़ की कोशिकाओं में, रोसलिन अनुसंधान संस्थान में। ये तीनों चीजें आपको रिमाइंड कर लेना है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन काल कौन सा होता है, 14 दिन, 30 दिन, 40 दिन या 32 दिन का होता है। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन का काल जो समय होता है कितने दिन का होता है, और वह होता है 14 दिन का। प्लाज्मोडियम इविकेस में 14 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया में कितना होता है, 30 दिन होता है। ओवैली में भी 14 दिन होता है और प्लाज्मा फैल्सीपैरम में कितने होते हैं, 12 दिन। फैल्सीपैरम में 12 दिन और प्लाज्मोडियम मलेरिया में 30 दिन होता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का उद्भवन 14 दिन होता है। अगला जो प्रश्न है कि जीनी इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम जैविक कैंची का करता है, लाइगेज, न्यूक्लिएज, रिस्ट्रिक्शन या पॉलीमरेज की बात करेंगे। तो जीन इंजीनियरिंग में कौन सा एंजाइम जो है जैविक कैंची का रास्ता होता है, सभी लोग बताइएगा कौन सा कहला जाएगा। तो वह हमारा दोस्तों कहला जाता है रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि आनुवांशिक अभियांत्रिकी के लिए आवश्यक रिटेक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, यह DNA को विशिष्ट स्थलों अर्थात रेटेक्शन स्थल पर काटता है
और इन एंजाइमों को जैविक कैंची कहा जाता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में जनसंख्या समस्या का सबसे उत्तम समाधान क्या हो जाएगा? तो सबसे उत्तम समाधान है कि जन्म दर को घटाना। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सबसे उत्तम आपके साधन की बात करते हैं। अगला है, कौन सा लक्षण केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है? पेशी मध्यपट, आंतरिक निषेचन, 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय, समतापीता की बात करते हैं। तो कौन सा लक्षण केवल स्तनधारी वर्ग में पाया जाता है? और वह कहलाता है पेशी मध्यपट। पेशी मध्यपट की बात करते हैं। आपके डाईफार्गम की बात करते हैं। यह स्तनधारी वर्ग का विशेष लक्षण होता है। वक्षी भाग का संकुचन एवं प्रसार डायफ्राम की अरी पेशियों तथा पसलियों में लगी अंतरापरशु पेशियों के सिकुड़ने व शीतलन से होता है। तो पेशी मध्यपट की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि होमोसेपियंस का उद्विकास हुआ है, किसके द्वारा हुआ है? मियोसीन, प्लियोसीन, ओलिगोसीन या प्लिस्टोसीन में की बात करते हैं। तो होमोसेपियंस का उद्विकास किसके द्वारा हुआ है? सभी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपका कमेंट ओपन है, सभी लोग कमेंट कीजिए। हम बात करेंगे प्लिस्टोसीन की बात करते हैं। दोस्तों, प्लिस्टोसीन मानव की उत्पत्ति की बात करते हैं। और जो आपका प्लियोसीन होता है, प्लियोसीन में क्या होता है? प्रथम होमिनिड की उत्पत्ति हुई थी। और जो आपका ओलिगोसीन होता है, इसमें वानर के समान प्राइमेट की उत्पत्ति हुई थी ओलिगोसीन में। अगला प्रश्न है कि मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहते हैं? वाइटल सूचकांक, जनगणना समानुपात, जनसंख्या अनुपात या घनत्व गुणांक की बात करते हैं। तो मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो यह दोस्तों वाइटल सूचकांक कहा जाता है। सभी लोग समझ गए होंगे। जन्म दर में दिए गए वर्ष के प्रति 1000 पर जीवित जन्म लिए बच्चों की संख्या जन्म दर जो कहलाती है, आपके नेटेलिटी कहलाती है। और जबकि उसी वर्ष में 1000 पर कुल मृत व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर को मॉर्टेलिटी कहलाती है। और मृत्यु तथा जन्म के अनुपात को वाइटल इंडेक्स कहते हैं या वाइटल सूचकांक की बात करते हैं। पर्ल या मोती बनाता है, कौन बनाता है? पर्ल या मोती जो होता है वह आपका पिंक टाडा। जी हाँ दोस्तों, मोती मोलस्का संघ के पर्ल, ओयस्टर, पिंक टाडा, वल्गेरिस नामक जंतु का स्थापित पदार्थ है। जब कोई बाहरी कण मेंटल के संपर्क में आता है तो इसे एक पोष बनाकर घेर लेता है। तो पिंक टेडा की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? लेमार्क, माल्थस, ह्यूगो ड्यूब्रेज ने या डार्विन ने दिया था? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो हम बात करेंगे डार्विन की। डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत या डार्विनवाद कहा जाता है। और विकास के विषय में उनकी व्याख्या का आधार प्राकृतिक अवलोकन एवं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। तो माल्थस किसका था दोस्तों? अगर माल्थस आ जाता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो विकास के विषय में उनकी व्याख्या का आधार प्राकृतिक अवलोकन एवं माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत था। ये दोनों चीजें नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिपेटाइटिस बी का टीका कौन सा टीका कहलाता है? प्रथम पीढ़ी, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। तो हिपेटाइटिस बी का जो टीका कहलाता है वह आपका द्वितीय पीढ़ी का टीका कहलाता है। और ये एक विषाणु जनित रोग होता है। हिपेटाइटिस क्या है? एक विषाणु जनित रोग है। और इसका टीका द्वितीय पीढ़ी का टीका है जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया कि पाल्ट्री में लिम्फॉइड लेनकोसिस नामक रोग का कारक कौन सा होता है? और वह हो जाता है विषाणु। लिम्फोइड लेनकोसिस एक विषाणु जनित रोग है। इससे मुर्गियों में कमजोरी, पानी की कमी और अंडों का कम उत्पाद होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि शेर जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? एक राष्ट्रीय उद्यान से अवश्य प्रश्न आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो सभी लोग जानते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान में शेर पाए जाते हैं और यह शेरों के लिए प्रसिद्ध है आपका। और गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य पर अगर आता है तो गुजरात राज्य पर है। ये भी आपको नोट कर लेना है।
गा से गिर राष्ट्रीय उद्यान, गा से गुजरात। तो गा का फैक्टर यहाँ पे है। अगला प्रश्न है कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी मक्खी में, ड्रोसोफिला में, कायरोनोमास में या क्यूलेक्स में हुई थी। तो आप सभी लोग लगभग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं, कि पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज हुई थी। कहाँ पर हुई थी दोस्तों? ये कायरोनोमास में हुई थी। ठीक है, बाल बियानी ने कायरोनोमास के लार्वा की लार ग्रंथियों में पॉलीटीन गुणसूत्र की खोज की थी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन। चलिए अब बात कर लेते हैं, आपके अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि शुक्राणु उत्पन्न होते हैं वास डिफरेंस में, इंटरस्टिशियल कोशिका में, सेमनीफेरस नलिकाओं में, प्रोस्टेट ग्रंथि में होते हैं। तो शुक्राणु किस में उत्पन्न होते हैं सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करेंगे सेमनीफेरस नलिकाओं में उत्पन्न होते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, हैवेर्सियन नलिकाएं पाई जाती हैं। तो हैवेर्सियन जो नलिकाएं होती हैं वह किस में पाई जाती हैं? तो आपके अस्थि में पाई जाती हैं। स्तनधारियों के लंबी अस्थियों में मैट्रिक्स में हैवियर्सन नलिकाएं पाई जाती हैं। ये मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और क्षैतिज वाल्कमैन नालिकाओं से जुड़ी हुई होती हैं। और हैवेर्सियन तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रुधिर द्वारा अस्थि के भीतर जो पोषक पदार्थ होते हैं उन तक ऑक्सीजन का परिवहन करना। अगला जो प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा पारदर्शी ऊतक है? टेंडन, रेसी उपास्थि, हाइलिन उपास्थि या ये सभी की बात करते हैं, सभी बताइएगा। इनमें से कौन सा आपका पारदर्शी ऊतक कहलाया जाता है? तो पारदर्शी ऊतक की अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आपका हाइलिन उपास्थि कहलाया जाता है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाता है। देखिए हाइलिन उपास्थि में क्या होता है, नीले रंग की पारदर्शी होती है और यह सबसे अधिक लचीली भी होती है और श्वास नली के दीवार, पसलियों के सिरों, टांगों की अस्थियां, यह लैरिक्स आदि में पाई जाती है। तो हाइलिन उपास्थि की बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अग्नाशय से अग्नाशयी जो रस स्रावित होता है रेनिन से उत्प्रेरित होकर, गैस्ट्रिन से उत्प्रेरित होकर, रेस सिक्रेटिन से उत्प्रेरित होकर, ट्रिप्सिन से उत्प्रेरित होकर। तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस का जो स्रावित होता है दोस्तों वह हमारा सिक्रेटिन से उत्प्रेरित होकर होता है। और सेक्रेटिनिया क्या होती है? यह हार्मोन छोटी आंत के ग्रहणी भाग से स्रावित होता है। अगला जो प्रश्न है कि कशेरुकी में वृक्क की आधारी इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन, यूरेटस, फ्लेम कोशिकाएं या मेलफिगियन नलिका की बात करते हैं। तो कशेरुकी में वृक्क की आधारी इकाई यूनिट क्या कहलाती है? और ये हमारी कहलाती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है और मनुष्य के एक वृक्क में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और फ्लेम कोशिकाएं संघ प्लेटी हेल्मिंथीज की उत्सर्जी अंग होती है। तो 1 मिलियन कितने हैं? एक वृक्क में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, नोट कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि उपमर्ची ऊतक में श्लेष स्रावित करने वाली कोशिका क्या कहलाती है? मास्ट कोशिका, प्लाज्मा, लाइमोजन या गॉबलेट कोशिका की बात करते हैं। तो उपमर्ची ऊतक में श्लेष में स्रावित करने वाली जो कोशिका कहलाती है वह हमारी गॉबलेट कोशिका कहलाती है। उपकला की गॉबलेट कोशिकाएं म्यूकस का स्त्रावण करती हैं। अगला जो प्रश्न है कि रिलैक्सिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, वृषण से, अंडाशय से या एडिनल ग्रंथि से होता है। तो रिलैक्सिन किससे स्रावित होता है सभी बताइएगा। तो हम बात करते हैं दोस्तों आपके अंडाशय से। रिलैक्सिन एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है। ये अंडाशय एवं प्लेसेंटा से स्रावित होता है और मातृत्व के समय यह प्यूबिक सिम्फाइसिस की लचकता को बढ़ाता है और शिशु जन्म में यह सहायक होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से किसमें जो है डिस्काइडल अपरा पाया जाता है? खरगोश में, हिरन में, भेड़ में या सुअर में पाया जाता है? तो दोस्तों डिस्कॉइडल अपरा जो पाया जाता है ये आपके किसमें? खरगोश में पाया जाता है। अपरा वह संरचना होती है दोस्तों
जिसके द्वारा जरायुज स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण अपना पोषण मात्र गर्भाशयी रुधिर से प्राप्त करता है। खरगोश, चूहा, चमगादड़ ये फॉर एग्जाम्पल है, ये जो है डिस्कॉइडल अपरा पाए जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है, पुरकिंजे का रेशा पाया जाता है मस्तिष्क में, रुधिर में, फेफड़े में, हृदय में, किस में पाया जाता है? तो पुरकिंजे का रेशा जो है किस में पाया जाता है, सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करते हैं हृदय में पाया जाता है। पुरकिंजे का तंतु हृदय के नलियों की भित्ति में उपस्थित होता है। और दोस्तों ये आपका SA नोड से संवाहिनी प्रेरणा जो है आपके AV नोड तक है। और कितना होता है, SA नोड से संवाहिनी प्रेरण AV नोड तक होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सदैव ऊपरमुखी सीधा, सदैव उल्टा, एवं भी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक वन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसे होता है, सभी बताइएगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कमेंट कर दीजिएगा, फीडबैक कर दीजिएगा। आपका स्कोर, आपका कमेंट, फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर अभिनंदन स्वागत करते हैं। तो हम बात करेंगे सदैव ऊपरमुखी सीधा की। प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में केवल उत्पादक ही सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उसे रासायनिक ऊर्जा भोजन में बदल देते हैं। और उत्पादकों में ऊर्जा सबसे अधिक खाद्य श्रृंखला के अन्य पोषक स्तरों में देखा जाए तो क्रमशः कम हो जाती है। और इस प्रकार की ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होती है। और ये आपने ऑलरेडी EVS में पढ़ा भी होगा। पौधे में प्रोटीन बनने की जगह क्या होती है? हरित लवक, राइबोसोम, पायरिनाइड या माइटोकॉन्ड्रिया। तो पौधे में प्रोटीन बनने की जगह कहाँ, स्पेस पूछा जा रहा है, कहाँ पर बनती है? तो राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्यस्थल होता है और यह झिल्ली रहित आपके RNA तथा प्रोटीन का बना कोशिकांग होता है। तो राइबोसोम की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किससे आरंडी का तेल उत्पन्न होता है? सीसेमम इंडिकम, कोकस न्यूसीफेरा, ब्रेसिका कंप्रेटिक्स या रिसिनन क्यूमिनिस की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसमें जो है आरंडी का तेल उत्पन्न होता है, सभी लोग बताइएगा। तो हम बात करेंगे रिसिनस क्यूमिनिस की बात करते हैं। ये दोस्तों रिसिनस क्यूमिनिस के बीजों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग दवाइयों में लुब्रिकेंट के रूप में तथा साबुन बनाने में उपयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि DNA टेम्पलेट पर RNA निर्माण की विधि को क्या कहते हैं? ट्रांसडक्शन, स्थानांतरण, ट्रांसक्रिप्शन या रूपांतरण कहते हैं। तो DNA टेम्पलेट पर RNA निर्माण की विधि को क्या कहलाती है दोस्तों, सभी कमेंट कीजिएगा और फीडबैक कीजिएगा। तो हम बात कर रहे हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं। DNA टेम्पलेट पर RNA के संश्लेषण क्रिया अनुलेखन कहलाती है या ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है और ये RNA पॉलीमरेज की सहायता से होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों, किसी जीव में वृद्धि और विभेदन जीनों के स्थानांतरण के नियंत्रण पर निर्भर करता है, रूपांतरण के नियंत्रण पर, ट्रांसडक्शन स्थानांतरण के नियंत्रण पर, या स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर? तो किसी जीव में वृद्धि और विभेदन जीनों के किस पर निर्भर करता है, किसके स्थानांतरण पर निर्भर करता है? तो ये आपके स्थानांतरण और ट्रांसक्रिप्शन के नियंत्रण पर निर्भर करता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नो डाउट सभी लोग समझ गए होंगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। दोस्तों DNA उपास्थि होता है केवल केंद्रक में, केवल हरित लवक में, केवल सूत कणिका में, या इन सभी में होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं DNA उपास्थि किस में होता है। तो DNA उपास्थि की बात करते हैं केंद्रक में भी होता है, हरित लवक, सूत्र कणिका, इन तीनों में उपस्थित होता है। तो इन सभी जो ऑप्शन दिया गया वह हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं DNA केंद्रक, सूत्र कणिका तथा हरित लवक में उपस्थित होता है और केंद्रक में DNA रेखी, जबकि सूत्र कणिका तथा हरित लवक में वृत्ताकार होता है। तो केंद्रक में उपस्थित DNA मुख्य अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि नाइट्रिकारी जीवाणु में वे होते हैं जो परिवर्तित कर सकते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित कर सकते हैं, अमोनिया को नाइट्राइट में, नाइट्राइट को नाइट्रेट में, या नाइट्रोट को अमोनिया में। सभी कमेंट कीजिएगा।
तो नाइट्रीकरण जीवाणु वे होते हैं जो किसको परिवर्तित कर सकते हैं, जो आपके अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित कर सकते हैं। और अमोनिया को नाइट्रेट और फिर नाइट्रेट में बदलने की क्रिया को नाइट्रीकरण भी कहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि स्वपोषित जीवाणु इस ऑक्सीकरण से प्राप्त ऊर्जा को भोजन बनाने में प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास की बात करेंगे, नाइट्रोवेक्टर की बात करेंगे, तो अमोनिया को नाइट्रेट में। अगला जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता रखता है? नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोसोकाकस, नाइट्रोवेक्टर या राइजोबियम की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु या बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन यौगीकरण की क्षमता रखता है? तो हम बात करेंगे दोस्तों राइजोबियम की बात करते हैं। राइजोबियम जो होता है लेगुमिनोसेरेसम जो होता है, राइजोबियम जो होता है लेगुमिनोसेरेसम, लेगुमिनेसी कुल के पौधे की जड़ों में पाया जाता है और यह वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित होता है? ऊर्जा के प्रवाह में, पौधे के अनुचक्रण में, एवं भी दोनों में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र का महत्व किसमें निहित होता है। तो हम बात करेंगे ऊर्जा के प्रवाह में भी होता है और पदार्थों के अनुचक्रण में भी होता है। तो एवं अभी जो 2 ऑप्शन हमारे दिए गए हो जाएगा, यानी सी वाला ऑप्शन हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। दोस्तों निम्न में से कौन सा नवीनित ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, नाभिकीय ईंधन या वृक्ष? तो नवीकरण ऊर्जा, नवीनी या अनवीनी, दोनों ऊर्जा पढ़ लेना है। नवीनी अनवीनी से जरूर प्रश्न आएगा। तो पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत पूछा जा रहा है कौन सा हो जाएगा? तो पुनः नवीनित ऊर्जा का स्रोत जो हो जाता है दोस्तों, वह हो जाता है, सभी लोग बताइए, नवीकरणीय या नवीनीकरणीय स्रोत वह होते हैं जो पुनः स्थापन सूक्ष्म होते हैं, जैसे जल तंत्र, वन, चारागाह, वन प्राणी, सूक्ष्म जीव। यहाँ पे वृक्ष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पुनः नवीनित की बात करते हैं। एक छेद विशेष में प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिकतम किसमें होगी? घास के मैदान पारिस्थितिक तंत्र में, जंगल पारिस्थितिक तंत्र में, जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में, या मरुस्थलों में होगी? तो एक क्षेत्र विशेष में प्राथमिक उत्पादों की संख्या अधिकतम किसमें होती है? तो ये आपके जलाशय पारिस्थितिक तंत्र में होती है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है नेफेंतीज एक क्या कहलाता है? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, एवं भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नेफेंतीज के बारे में जब आप वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने डिटेल के साथ बताया भी था आपकी ईवीएस की क्लास में। नेफेंतीज एक कीट बच्ची पौधा होता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण यह अपना भोजन स्वयं बनाता है, जबकि नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह कीटों के पकड़कर उनका भक्षण करता है। इस प्रकार उत्पादक उपभोक्ता दोनों का यह कार्य करता है। तो एवं भी दोनों हमारे सही हो जाएंगे। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादपों में रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मतम जीव कौन होता है? विषाणु, कवक द्रव्य, कवक या जीवाणु होता है? तो पादपों में रोग पैदा करने वाला सूक्ष्मतम जीव पूछा जा रहा है, कौन सा होता है? वह होता है कवक द्रव्य। जी हाँ दोस्तों, माइकोप्लाज्मा की बात करते हैं। कवक द्रव्य सूक्ष्मतम प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी जो आकृति होती है वह कोशिका भित्ति की अनुपस्थिति के कारण अनिश्चित होती है। बैगन का लघुकर्ण रोग, गन्ने का धारिया रोग, संदल स्पाइड रोग और लेगुम का कोर्चिसम रोग, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके आ जाते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया कि पायरुविक अम्ल के एक अणु से एसिटिल कोएंजाइम ए के अणु बनाने में कितने एटीपी लगते हैं? सभी लोग बताइए। तो वह दोस्तों लगेंगे 3 एटीपी। पायरुविक अम्ल के एक अणु से एसिटिक कोए के एक अणु बनने में NaDH2 का निर्माण होता है और NaDH2 अणु के इलेक्ट्रॉन अभियंत में 3 एटीपी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है एंडोसल्फान है एक शाकनाशी, कृंतकनाशी, अपृतनाशी या पीड़कनाशी होता है। तो एंडोसल्फान क्या होता है सभी लोग बताइएगा। तो एंडोसल्फान जो होता है वह एक आपका पीड़कनाशी होता है।
रासायनिक पीड़कनाशी के पदार्थ हैं जो कीटों, रोगाणुओं, घासों, लिमेटोडस तथा चूहों जैसे हानिकारक जीवों को मारते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है इंटरेस्टेड प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, संभावित प्रश्न एग्जाम के दृष्टि से, कि बर्डिंग किस प्रकार के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? नई जाति बनाने में, रोग प्रतिरोधक प्रजाति बनाने में, क्रोमोजोम मैपिंग बनाने में, या कृत्रिम परागण में होता है? तो बर्डिंग किस प्रकार के अध्ययन में प्रयोग किया जाता है? जब भी बर्डिंग की बात की जाती है, क्रोमोजोम मैपिंग की बात करते हैं। सन 1969 में 1969 में मानव गुणसूत्रों को प्रतिदीप्तशील रंगों से रंगने की कई विधियों का आविष्कार हुआ। इससे गुणसूत्रों के भागों को पहचाना जा सकता है और इन्हें ही बाइंडिंग पद्धतियां कहते हैं। और इनका जो उपयोग है, यूज है, गुणसूत्र क्रोमोसोम मापन में किया जाता है, इसलिए हम क्रोमोजोम मैपिंग की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, जंपिंग जीन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार इनमें से किसे प्राप्त हुआ था? हरगोविंद खुराना को, कोरन वर्ग को, बारबारा मैक्लिंटॉक को, या वाटसन को होता है? तो जंपिंग जीन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार किससे प्राप्त हुआ था? तो हम बात करेंगे आपके बारबारा मैक्लिंटॉक की बात करते हैं। बारबारा मैक्लिंटॉक ने बताया कि मक्का में जीन एक गुणसूत्र से दूसरे पर एक ही गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इन जीनों को जंपिंग जीन या ट्रांसपोशन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि फाइटोक्रोम की खोज किसने की थी? डब्ल्यू वेंट ने, गार्नर और अलार्ड की बात करते हैं, आपके एफ ब्लैकमैन की बात करते हैं, और हिल्स की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं फाइटोक्रोम की जो खोज है वह किसने की थी? तो हम बात करेंगे दोस्तों गार्नर और अलार्ड की बात करते हैं। गार्नर एवं अलार्ड ने बताया कि पौधों को जब प्रकाश की उचित अवधि नहीं मिलती है तो उनमें पुष्पसन नहीं होता है और लाल तरंगदैर्ध्य को अवशोषित करने वाला फाइटोक्रोम वर्णक पाया जाता है जो पुष्पन एवं अन्य प्रकाशीय संबंधी क्रियाओं में यह नियंत्रित करता है। तो गार्नर और अलार्ड ने की थी। अगला प्रश्न है, पार्श्व विभज्योतक किसके लिए उत्तरदायी होता है? लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए, या बलकुट में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है? तो पार्श्व विभोजक होता है वह किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो यह आपके मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। और संवहन कैम्बियम तथा कार कैम्बियम पार्श्व विभज्योतक के इसके उदाहरण होते हैं। तो संवहन कैम्बियम और पार्श्व विभज्योतक की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी विलयन में ऑक्सीजन या ऑक्सीन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, किसी भी विलयन में ऑक्सीन का जो परीक्षण है किसके द्वारा किया जाता है? आपकी अवीना सटाइवा शिखर परीक्षण, कार्बन टेट्राक्लोराइड परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, या निष्पत्रण परीक्षण की बात करेंगे। सभी कमेंट कीजिएगा। तो किसी विलयन में ऑक्सीन का परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यह आपको कमेंट